अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। भारतीय हमले के बाद जनरल बाजवा की टांगें क्यों कांपी? कराची में मनशियात के धंधे में वजीर और पुलिस अफसर के बेटे के मुलव्वस होने का इंकशाफ। अपोजिशन पर हुकूमत का क्रैकडाउन। नाजरीन, यह है हमारी आज की हेडलाइन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपने नहीं किया तो मज़ीद लेट ना करें, और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो बाकी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ आज के वाक़े के साथ करते हैं, जो कि इस्लामाबाद में हुआ। एक होटल में होने वाली स्टोरी, एक होटल में होने वाला वाक़या कि जिस जगह पे आज अपोजिशन ने अपनी एक कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। आप कह लें कि अपोजिशन पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी। उसके हवाले से को पहले इतलात आना शुरू हो गई कि होटल इंतज़ामिया को डराया धमकाया जा रहा है कि आपने ये काम नहीं होने देना, अपोजिशन का इधर इकट्ठ नहीं होना चाहिए। और ये बातें आना शुरू हो गई, लेकिन हमने सोचा कि शायद अपोजिशन वाले जो हैं ये एज आ पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। लेकिन बाद में वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसके बारे में दावे किए जा रहे थे। आज जब वो गए तो देखा कि उधर गेट बंद था, और फिर अपोजिशन के एक रुकन ने उधर से ऊपर से दीवार फलांगी, वो होटल के अंदर दाखिल हुआ और जाकर दरवाज़ा खोल दिया और बाकी लोग अंदर चले गए। और फिर उधर भी उन्हें प्रॉब्लम पेश आए कि हमने किस जगह पर अपना जो इवेंट है, क्योंकि हॉल वगैरह जो है वो बंद थे। खैर ये है कि उन्होंने अपनी स्पीचेस वगैरह की, हुकूमत को बुरा भला कहा। और ये जो रवैया है हुकूमत का, इंतहाई ज़्यादा काबिल मज़म्मत है और इंतहाई शर्मनाक है। शायद इस इवेंट को इतनी कवरेज ना मिलती जिस तरह की इनकी हुकूमत की ओछी हरकतों की वजह से कवरेज मिली है। जब पीटीआई वाले इस्लामाबाद पर धावा बोलते हैं, उस टाइम हम भी समझते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है एहतजाज का। लेकिन जो अपोजिशन आज करने जा रही थी, ना तो वो लोग लेकर आए हुए थे, अपोजिशन के लीडर्स थे। वो अगर इकट्ठे हो जाते, वो चार बातें कर लेते, वो पहले भी बातें कर लेते हैं, तो क्या हो जाता, उससे क्या फ़र्क पड़ता। ये आज वाली जो हरकत है इंतहाई घटिया है। और ये इनके मुंह पर एक ये कालक कालक है इनके माथे पे। ये इनको हांट करेगी। और इस तरह की हरकतों से आप क्या एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप ये देना चाहते हैं कि इस मुल्क में जो लोग तासर रखते हैं कि इधर जमहूरियत को नहीं है, और आप जो है इनके उस तासर को मज़ीद तकवीत दे रहे हैं। और वाकई यानी कि हम एक आइडियल सिचुएशन में तो बैठे नहीं हुए, लेकिन इतनी ज़्यादा इनटॉलरेंस जो कि हुकूमत ने शो की है, इसका कोई जवाब भी नहीं बनता। और ये इनके लिए कोई एक इनकी नेकनामी में भी इजाफा नहीं हुआ। ये मुस्तकबिल में जब इनके साथ होगा, और पाकिस्तान में तो वक्त बदलते हुए पता नहीं चलता, तो उसके बाद ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और ये इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और हाँ, मुझे पता है इन्होंने क्या करना है। उस टाइम ये कहेंगे को तो पता तो है ना, ओ यानी कि ओ भाई, अगर आप इस काबिल भी नहीं हैं, इसमें आप किसी को बता नहीं सकते, आप गूंगे हैं। अगर आप उनके इशारों पर चलते हैं तो फिर तो आपको हुकूमत का भी हक हासिल नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप समझते हैं कि वो आपकी बात सुनते हैं, तो फिर आप उनको बता देते हैं कि कौन सी क़यामत आ रही है कि अगर ये जलसा हो जाता है। हो सकता है कि इन्होंने ख़ुद भी ये बताया हो जी कि इनका ये जलसा नहीं होना चाहिए। तो अगर यानी कि आपको कोई ना कोई तो आर्गू करना चाहिए इस मामले में। वर्किंग रिलेशनशिप में आप अगर अपना आर्गूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाते, पहले वो पेका लॉ में अमेंडमेंट हुई तो जो जर्नलिस्टों को मिले, तो यही जो हुकूमती वज़ीर हैं ये बाद में यही बातें करते थे, और तो पता है उन्हें क्या सी, ठीक है भाई। आप किस काम के लिए हैं? एक वज़ीर इत्तलात जो है उसकी क्या ड्यूटी है, एक वज़ीर कानून है उसकी क्या ड्यूटी है? अगर आप वो काम कर नहीं सकते, आप किस बात का क्रेडिट लेते हैं? और आपका क्या राइट बनता है कि इधर बैठे होने का? इसका मतलब यह है कि आपने ये तासर दिया है, इस तरह की बातें करके आप ये तासर देते हैं कि हम सिर्फ़ इस ओहदे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक बेज़मीर आदमी की अलामत होती है, और ये एक बेज़मीर हुकूमत की अलामत होती है, ठीक है। आप कोई अपने आप को असर्ट किया करें। और अगर आप अपने आप को कोई एक सियासतदान तस्वर करते हैं या आपको जमहूरियत में स्टेक नज़र आते हैं, तो इस तरह की हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ना एक्सक्यूज़ मी नाज़रीन, दूसरा टॉपिक हमारा कराची में मनशियात के हवाले से। आज मैं देख रहा था कि जो साहिर हसन के वालिद हैं
साजिद हसन जो एक्टर हैं उनका बयान आया, उनका कहा जी कि मेरे बेटे को ज़बरदस्ती इस केस में मुलव्वस किया गया है, उसका कोई कसूर नहीं था, ये इसको पोलिटिसाइज़ किया गया है। अब वो बातें जितनी भी करें साजिद हसन साहब जितनी भी बातें करें, लेकिन बातें इतनी आसान नहीं हैं। मैंने अगले दिन जब प्रोग्राम में ज़िक्र किया तो मुझे बाद में लोगों ने बताया कि किस तरह से ये चीज़ जो है, ये जो बेटा जिस धंधे में मुलव्वस था उसमें साजिद हसन साहब जो है इनके नॉलेज में था कि बेटा उनका क्या कर रहा है। और यही नहीं है, यानी कि उन्होंने उनके बेटे को अगर सेलेक्ट किया है, अगर वो ये समझते हैं कि टारगेट किया गया है, तो वो तो इस टाइम कोई उस लिहाज से कोई पॉलिटिकल एंटिटी भी नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि हुकूमत को प्रॉब्लम आ रहा है तो उन्होंने सोचा कि इनके बेटे के ज़रिए उनको हरास किया जाए। तो जो लोग वाकफ़ाने हाल हैं वो ऐसे, यानी कि मैं आई विटनेस से भी मिला हूँ जिधर यानी कि जो है बेटा जो है वो बाप को दे रहा होता है वीट, ऐसे भी यानी कि वाक़यात जो हैं वो हमने सुने हैं, माजी में होते आए हैं। तो ये लिहाजा ये बात करना कि इनके नॉलेज में नहीं है, ये सरीहन गलत बयानी है। और ये है कि इसके हवाले से कोई और बड़े हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। जो एक बड़े वो एक पावरफुल मिनिस्टर हैं सिंध में, उनके हवाले से बातें आ रही हैं कि उनका बेटा भी ये इनका क्लाइंट था और इनसे वीड्स लेके जाता था। आगे जो एक अड्डा उसका था एक दूसरे शहर में, उधर जो भी सेल परचेज़ होती थी, हर सेल ही होती थी ज़्यादा, यानी कि ये सप्लाई का काम करते थे। और वो उसमें यानी कि वो लोगों को पैट्रोनाइज भी कर रहे थे। और इसी तरह एक और कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं डीआईजी, उनके बेटे के हवाले से भी ऐसी बातें आ रही हैं। अल्लाह ताला बचाए, हर किसी की औलाद को इन चीज़ों से बचाए, लेकिन यह है कि उसके साथ साथ जो वालदैन हैं उनको भी अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। और जिस तरह मैंने बताया कि अगर बाप और बेटा इसी तरह ड्रग्स जो है यानी कि उनकी सोशलाइजेशन का एक बहाना हो, तो फिर यानी कि उनको तो बाद में किसी किस्म की मुलामत भी नहीं कर सकते, वो किसी और को मुर्ज़ इल्ज़ामी नहीं ठहरा सकते कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को बुरा तसव्वुर ही नहीं किया। दूसरा शायद ये है कि उनके ख्याल में ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस था। अगर इसके साथ ये चीज़ें वाबस्ता ना होती, ये जो मुस्तफ़ा अमर वाला केस है या वो अरमगान जो है जिसने मारा है, उस ये चीज़ें वाबस्ता ना होती, तो उनके ख्याल में उन्होंने शायद सोचा नहीं था कि कोई इस तरह के केस में वो दरमियान में इम्प्लिकेट हो जाएंगे। अदरवाइज़ लोग समझते हैं जी ठीक है जी, बड़ा पैसा कमा रहे हैं जी जनाब, बड़ा एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। और इसके नतीजे में यानी कि कुछ चंद अफराद जो हैं वो एक पैसा बनाने के लिए कितने लोगों की ज़िंदगी जहन्नम बना देते हैं, कितने घर उजाड़ देते हैं, कितने लोगों का मुस्तकबिल तबाह कर देते हैं, उनको पैसे के लिहाज से भी और जो कैरियर के लिहाज से भी, उनकी शख्सियत के लिहाज से, हर लिहाज से तबाह करते हैं। तो ये है कि ये जो मुझे ये ख़दशा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो इतलात आ रही हैं, पहले हमारे जो बॉयज़ हैं उनका भी जिक्र आता है कि वो किस तरीके से कोई लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसी में। और अब अगर सियासी एंगल भी उसमें आ गया, उसमें अगर पुलिस का भी एंगल आ गया, तो फिर ये तो मामला किसी साइड पे पहुंचते हुए नज़र नहीं आ रहा, कंक्लूड होते हुए नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यह है कि हमें सबको इस पर नज़र रखनी चाहिए ताकि वी शुड मेक इट एन एग्ज़ाम्पल। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। पिछले दिनों लाहौर में कुछ इस तरह का वाक़या हुआ कि कोई कोकेन के हवाले से था। वो कोकेन जो है वो बाहर से आ रही थी और कोई अफ्रीकन लोग थे वो इधर कोकेन सप्लाई करते थे। उनकी गिरफ़्तारी हुई, जब गिरफ़्तारी हुई फिर उनको पुलिस ने सारा पूछा कि आप किस तरीके से बाहर से मंगवाते हैं, वो भी उनका बड़ा कोई एक नावल तरीका था। और जब वो इधर पहुंचती है फिर आगे उन्होंने बताया जी कि हम किस तरीके से लोगों को फ्राहम करते हैं। और जो उन्होंने अपनी क्लाइंट लिस्ट दी कि किन किन लोगों में फ्राहम कर दें, उसमें एक फ़ीमेल पॉलिटिशियन भी थी जो कि मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो खैर ये है कि वो बातें उधर ही रुक जाती हैं ज़्यादातर। पहले ये लगता है जी कि इस दफ़ा एक पूरा गैंग जो है वो बस्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में जिन लोगों का नशा टूट रहा होता है वो ही उनके सिफारशी होते हैं और वो मामला फिर यानी कि उसी तरह रफा दफ़ा हो जाता है और ऐसे लोगों को कोई करारवा की सज़ा नहीं दी जाती। तो नाजरीन, अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं और आखिरी टॉपिक जो है हमारा बड़ा दिलचस्प है। नाजरीन, आज आपको पता है कि आज 27 फरवरी है, 27 फरवरी 2025। आपको याद है कि 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था? आपको मैं ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ। उस टाइम आपको वो याद है कि
अभी लंदन का वाक़या याद है, जो पायलट हमने पकड़ा था। वो बड़ा एक हमारा एक पोलराइजिंग टाइम में एक बड़ा एक मोरल लिफ्टिंग एक मूवमेंट थी, कि जब भारतीय पायलट को भारतीय त्यारा गिरा दिया गया और पायलट को पकड़ लिया गया। वो भारतीय त्यारा क्यों गिराया गया? उन्होंने पहले बालाकोट पर हमला किया था। बालाकोट पर हमले की क्या सबब बना, वो मैं आपको बता देता हूँ। उधर से हम बात शुरू करते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि उस टाइम कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, बिहाइंड द सीन चीज़ें क्या चल रही थी। तो ये मामला जो है, ये तकरीबन इसका आगाज़ कोई ये इस फरवरी में, उस टाइम इंडियन इलेक्शन भी करीब आ रहे थे, और जो हुकूमत पाकिस्तान है और जो फ़ौज है, इनका ये ख्याल था कि मोदी का एक बड़ा एक टेक्स्ट बुक अप्रोच है कि जो ही इलेक्शन करीब आते हैं वो कोई ना कोई पाकिस्तान पे कुछ सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह की हरकत ज़रूर करता है, ताकि अपने लोग जो हैं उनको एक तरीके से मोबलाइज़ किया जा सके और पता चले कि ये बड़ा ही एक पेट्रियाटिक किस्म का पॉलिटिशियन है। और वैसे आमतौर पे जो इंडिया वाले हैं वो पाकिस्तान के साथ अपना मुकाबला समझते नहीं हैं, लेकिन वो अभी भी मुवाजना किए बगैर वो रह नहीं सकते। शायद पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इतने सेल नहीं होते जितने इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट सेल होते हैं। आज भी कई लोग हैं कि जिनका यूट्यूब जो है, यूट्यूब की रोज़ी सिर्फ एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स और जो प्रीच है उस पर उनकी चल रही होती है। तो खैर ये है कि फरवरी 14 फरवरी 2019 को उस दिन उधर कोई कश्मीर में एक जगह पर अटैक होता है फ़ौज के कानवाई पर, भारतीय फ़ौज के कानवाई पर, और उसमें काफ़ी भारतीय फ़ौज मारे जाते हैं। अब इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगता है कि पाकिस्तान ने ये हरकत की है। एक मुलाकात होती है यानी कि इमरान खान की और जो उस टाइम की फ़ौजी क़यादत थी जनरल बाजवा, और जो उनके को DGI से ही वगैरह थे उस टाइम, यानी कि उनकी आपस में मुलाकात होती है। उसमें इंडिया वाला मसला डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये एक ख़दशा पाया जाता था कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। उस पर जो जनरल बाजवा वगैरह उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता है कि हम इस अटैक में मुलव्वस नहीं हैं। जिस लड़के पर ये इल्ज़ाम है, गालिबन उसका नाम शायद राहील डार था, कोई कश्मीरी था, वो पहले भी इंडियन जेल में रह चुका था और इन्होंने रिहा किया हुआ था, और इनका ये ख्याल था कि राहील डार जो है उसने ये अटैक किया। खैर ये है कि इन्होंने जो उसके बाद इमरान खान ने अपनी फ़ौजी क़यादत से ब्रीफिंग लेने के बाद इमरान खान ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि हम इंडिया को, अगर पहली बात तो यह है कि हम इस की भरपूर तरदीद करते हैं कि पाकिस्तान का इस सारे अमल में कोई किरदार नहीं है। दूसरा, अगर इंडिया वाले इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम कोई एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। हम हर तरह से तावन करने को तैयार हैं, लेकिन ये बात कि पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार नहीं है। उसके बाद जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है, मार्क पोम्पियो उस टाइम वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी कॉल आती है, जनरल बाजवा को कॉल आती है। वो भी उनसे यही सवाल करते हैं। जनरल बाजवा उनको सफाई देते हैं जी कि हमारा कोई किरदार नहीं है, हमने अपनी पोजीशन वाज़े की है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ इसी तरह की मूवमेंट होती है बॉर्डर पे, अपनी जो फोर्सेस हैं वो हमारी बढ़ा दी जाती हैं। हमारी जो ज़्यादातर जो डिप्लॉयमेंट है अब वो पाकिस्तान के अंदर होती है, इन पर्टिकुलर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके अंदर और बलूचिस्तान के अंदर। उस टाइम जो है ट्राइबल एरिया में ज़्यादा इंगेजमेंट थी, कोई तकरीबन 55 to 60% जो हमारी डिप्लॉयमेंट उस साइड पर जा रही थी, या यानी कि ज़्यादातर कंसंट्रेशन उधर थी, ज़्यादातर अटेंशन उधर थी। तो यानी कि फ़ौज जो है यानी कि उसको मोबिलाइज़ किया जाता है, और कि कहीं अपने जो बाकी जो एयरफोर्स की तरफ से एयरफोर्स को भी और जो बड़ी फ़ौज है उन सब को अलर्ट किया जाता है कि इंडिया की तरफ से कोई हरकत हो सकती है। अब होता क्या है कि 26 फरवरी की बात है कि 26 फरवरी को इंडिया रात के 3 बजे 26 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान के अंदर उनका जहाज़ दाखिल होता है, और वो आगे बालाकोट में जाके एक अटैक करता है, एक कोई मिसाइल स्ट्राइक करता है, और उसके बाद वो वापस चला जाता है। उधर एक मदरसा था जो कि किसी टाइम पर जो तालिबान या अफ़गान जहाद के लिए इस्तेमाल होता था, जो रिक्रूटमेंट है उसके काम के लिए इस्तेमाल होता था। अब जो है नहीं पता नहीं किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी पुरानी हिस्ट्री ये थी। अब शायद ये है कि उसके बाद
जो कश्मीरी हैं, जो कश्मीर में जो मुजाहिदीन जाते थे उनके लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन वो भी मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, ये नहीं बात कर रहा हूँ कि 2019 में ट्रेनिंग हो रही थी, आई डोंट नो 2019 का, लेकिन पहले की बात है कि जब जाते थे एक स्टेज पर तो जो है ये इधर से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो रुक गई थी बिल्कुल। तो उधर जाके अटैक करते हैं, लेकिन ये अटैक मदरसे पर नहीं होता। अगर मदरसे पे अटैक होता तो शायद ज़्यादा तबाही भी होती, और ये है कि शायद जंग नागुज़ीर हो जाती। उसके बगैर जंग होना जो है वो एक अटल हकीकत था कि अब जो है अगर उन्होंने मदरसे पे अटैक किया, कोई लड़के उधर मारे जाते तो फिर उसके बाद ये होना था। लेकिन यह है कि इंडिया ने एक अपनी आके प्रेजेंस शो की कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हुआ, एक जगह पे उन्होंने स्ट्राइक की और जहाज़ वापस चला गया। अब यह है कि उन्होंने एक मैसेज दिया कि हम कर सकते हैं, हम आपके घर में दाखिल हो सकते हैं और हम एक निशानी छोड़ कर जा रहे हैं, ठीक है, और आप बताएं कि आपने क्या करना है। उसके बाद पाकिस्तानी जो एक फ़ौज है, यानी कि उसमें बड़ा गमो गुस्सा भी था और इनको ये लग रहा था कि हमारी गैरत का भी मसला है। और डेफिनेटली ये न सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज का नहीं था मसला, हम सब की गैरत का मसला बना हुआ था कि इंडिया ने पाकिस्तान को अपना को मासी बेड़ा समझा हुआ है कि वो आ गए हैं और आके तो स्ट्राइक करके तो चले गए हैं। उसके जवाब में इनकी कोई आपस में कोई प्लानिंग शुरू हो गई, और फिर ये हुआ कि जो इन्होंने कहा जी कि हमने आज ही जवाब देना है। यानी कि ये जो 26 को अटैक हुआ था ये सुबह 3 बजे, यानी कि मतलब ये है कि आप समझें कि जैसे 25 फरवरी की रात को हुआ था। तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बड़ी एक इज़्तिराब पाया जाता था। उस टाइम कोई जो थे, जो एयर चीफ़ थे, एयर चीफ़ मार्शल मुजाहिद, उनको अपने लेवल पे बड़ा पर्सनली फ़ील कर रहे थे कि भाई यानी कि उनकी एक एयर स्पेस की वायलेशन हुई है। और उन्होंने जो फ़ौजी क़यादत है, यानी कि जो जैसे आर्मी चीफ़ थे जनरल बाजवा, और जो जनरल ज़ुबैर हियाज जो हैं उस टाइम चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी के थे, उन दोनों से मशवरा किया। जो ज़ुबैर हियाज हैं वो इस मामले में ज़्यादा रेडिकल थे। उनका तो ये ख्याल था कि पाकिस्तान को अपने सफारती तल्लुकात भी ख़त्म करके तो बस जंग का ऐलान कर देना चाहिए, और यही कोई राय उन्होंने इमरान खान जो है, यानी कि वो उस टाइम सोए हुए थे, उनको कोई जगाने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं उठे। जब खैर उठे अगले दिन को मीटिंग हुई, और उस टाइम उन्होंने इस पर कोई उधर भी जाके बड़ा अपना कोई रेडिकल सलूशन दिया कि इसी तरह का कि हमें कुछ बस जंग का ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन यह है कि जो इमरान खान है और जो जनरल बाजवा हैं, यानी कि उस टाइम एक पेज पर भी थे और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, और इस मामले में आके जो कश्मीर के मामले में वो समझते थे कि या इंडिया के मामले में कि हमें जवाब भी देना चाहिए और हमें कोई ये देखना चाहिए कि हम कोई जो इस पे कोई जंग की तरफ सूरत हाल ना जाए। ऑब्वियसली यानी कि एक इस मामले में जो ज़्यादा एक एक्सपर्टीज थी वो तो फ़ौज की थी, इमरान खान की तो नहीं थी। इमरान खान को तो सोल्यूशन दिए जाएंगे जिसको आगे जाके वो यानी कि वो आगे उसको अप्रूव करेंगे। खैर उसके बाद जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई। खान साहब जो हैं उस टाइम भी अपना एक जो अपोजिशन है उसको दुश्मनी समझते रहे, उन्होंने उस कमेटी की मीटिंग में शरीक नहीं हुई। ये फ़ौजी क़यादत वगैरह जो है इन्होंने जाकर उधर सारी अपनी पोजीशन वाजे की कि हमें ये करना चाहिए। साथ ये इतलात आ रही थी कि इंडिया ने मुख्तलिफ़ जगहों, एक जगह पे कोई मिज़ाइल जो हैं वो नस्ब कर दिए हैं, और कोई तकरीबन 9 मिज़ाइल थे, और यानी कि उनका रुख पाकिस्तान की तरफ है। अब ये जवाबन इन्होंने उस टाइम जो आर्मी चीफ़ थे उन्होंने आगे जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग डिवीज़न वाले हैं उनको ऑर्डर किया कि आप भी अपने जो मिज़ाइल हैं वो तैयार करें। अगरचे उन्होंने कन्वेंशनल के कहा कि कन्वेंशनल वेपन जो हैं यानी कि उनको अलर्ट करें, उनको इनके जो है एक रेडी टू स्ट्राइक पोजीशन में लेकर आएँ, और अगर कोई इंडिया इस मामले में पहल करता है, पाकिस्तान अगर इंडिया एक चलाता है तो हम 2 चलाएँगे, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहें जो हैं उनका भी इंतखाब कर लिया कि पठानकोट पे होगा, फ़लाँ जगह पे होगा, फ़लाँ जगह पे होगा, सारी जगहें उनका इंतखाब कर लिया गया। इमरान खान जो हैं उनको भी इस मामले में एतमाद में ले लिया गया। और फिर जो है इनके साथ ही इंडिया जो है, इंडिया के लिए एक सरप्राइज़ अटैक ये था जो अभी मुझे याद पड़ता है कि उस टाइम जो जनरल गफूर हैं, जनरल गफूर को हालांकि मुझे कभी भी वो पसंद नहीं आया, लेकिन उनका एक ट्वीट जो है वो मुझे उस टाइम बड़ा पसंद आया। तो इंडिया ने जब अटैक किया था तो उन्होंने कोई इस तरह से ट्वीट था कि वी विल रिस्पॉन्ड एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चॉइस, कोई इस तरह का उनका जवाब था।
और वो वाकई हुआ कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमने जवाब दिया। इंडिया का शायद ये ख्याल था कि जिस तरह उन्होंने सुबह के 3 बजे अटैक किया है हम भी कोई रात के टाइम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने दिन के टाइम अटैक किया। और उसके नतीजे में जो एक उनका एक हेलीकॉप्टर है वो गिर के तबाह हो गया, एक वो जहाज़ डॉग फाइट में एक गिर के तबाह हो गया जिसमें ये अभिनंदन था। एक और जहाज़ जो है वो उसके बारे में भी कुछ इसी तरह की इतला थी कि वो तबाह हो गया, और अभिनंदन को इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। फिर जो है यानी कि एक इंडिया बड़ा उस टाइम एक वांटेड टाइगर की तरह था कि कोई बड़ा ज़ख्मी शेर है और उसके साथ यानी कि उसकी बड़ी इंसल्ट हुई है। वो क्या सोच के बैठे हुए थे कि हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, अब यह है कि उनको जवाब उनको मिल गया। तो खैर ये है कि उसके बाद जो एक स्टेज पे इमरान खान जो है उन्होंने कोई रब्ता करने की भी कोशिश की मोदी के साथ। मोदी ने फ़ोन नहीं सुना। इमरान खान जो है इस लिहाज से बड़े बदनसीब हुए हैं कि वो बाइडन भी नहीं सुनता था, वो मोदी भी नहीं सुनता था। लेकिन यह है कि ओवरऑल पाकिस्तान का पलड़ा भारी था उस पोजीशन में। लेकिन यह है कि हमने बदला भी ले लिया था और फिर इन्होंने ये भी कर लिया कि बजाय इसके कि टेंशन बढ़े, इन्होंने कहा कि हम इसको जो अभिनंदन है उसको वापस कर देंगे। उसकी बेगम जो है उसके साथ उसकी बात भी कराई। फिर अगले दिन इन्होंने तय किया कि उसको वापस भेज रहे हैं। कोई पहले कोई 4 बजे का टाइम आया और फिर 4 बजे के बाद कोई 7, 8 या 9 बजे उनको भेजा गया। और उसकी वजह क्या बनी, क्योंकि जब पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया, इंडिया उस टाइम कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था। लेकिन यह है कि इन्होंने अभिनंदन की रिहाई वो इसलिए पोस्टपोन कर दी कि पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, फिर उस लिहाज से हम देखेंगे। ये नहीं कि हम पहले इसको छोड़ दें और वो बाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई और तरह की कर दें कि जिसमें पता चले कि नहीं बंदा हमें छोड़ना नहीं चाहिए था। तो इसलिए उसका इंतज़ार करते करते ये लेट हुए। अब ये है कि कोई 2020 की बात है, बल्कि बाय द वे यानी कि उस टाइम जो इनकी कारकर्दगी थी ओवरऑल फ़ौज की, इस पे इमरान खान जो है वो इतने खुश थे कि वो चाहते थे कि जनरल बाजवा जो है इनको भी अवार्ड दिया जाए, बाकी लोगों को भी दिया जाए। खैर ये है कि बाद में तय ही हुआ जी कि बजाय इसके कि आर्मी चीफ जो है वो खुद लें, यानी कि उन्होंने भी कह दिया जी कि भाई ये जो हमारे दूसरे लोग हैं, कोई डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है या बाकी लोग जो हैं इनको अवार्ड दिए जाएँ, यानी कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पे। तो ओवरऑल दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। अब यह है कि 2020 की बात है कि जो अय्याज सादिक साहब हैं उनसे एक बयान मंसूब किया गया। उन्होंने कहा कि हमें जब वो ये वाक़या हुआ और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी तो उसमें जनरल बाजवा आए तो उनकी टांगें कांप रही थी और चेहरे पर पसीना था, यानी कि माथे पर पसीना था। अच्छा वो बात उनसे मंसूब हो गया। बाद में कोई एक और मीटिंग थी जिसमें जो कि अफ़गानिस्तान के हवाले से थी, अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी पर। और उसमें जब गए तो जो इस पे या सादक जो हैं उन्होंने हर वजाहत की। उन्होंने कहा जी कि मैं तो आपके बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके बारे में बात कर रहा था। शाह महमूद कुरैशी आपसे पहले आए थे, उनकी वो ज़रा नर्वसनेस फील कर रहे थे। अच्छा पहली बात तो ये है कि ये वो बातें हैं कि जो हम बाद में कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, लेट्स से यानी कि हम फॉर अ मोमेंट हम ये समझते हैं कि अय्याज सादक जो हैं जो ठीक बात कर रहे हो कि वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बात कर रहे थे। ओवरऑल जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो डिसीजन मेकर होते हैं, यानी कि हम जो है बाहर हम सारे, अगरचे यानी कि हम सारे एक पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, अपने मुल्क के खैर ख्वाह होंगे ना। हम सारे चाहते थे कि पाकिस्तान जीते, लेकिन ये है कि अगर कोई ऐसा एक्शन होता कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान होता तो जो डिसीजन मेकर हैं फिर भी बात उन पर आती है। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर किसी के अंदर कोई शायद नर्वसनेस थी तो वो होगी भी, लेकिन कोई ऐसी कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ये बाद में यानी कि बातें होती हैं कि एक दूसरे को छेड़छाड़ करने वाली, कि शाह महमूद कुरैशी जो है यानी कि जी वो चलें, शाह महमूद कुरैशी जो है वो परेशान थे तो हो सकता है शाह महमूद कुरैशी इस वजह से परेशान हो के यार क्या बनेगा, ये कोई आगे कोई जंग जो है वो कोई तूल ना पकड़ जाए। और ये था जो एक हमें एक एडवांटेज रहा कि जब पाकिस्तान और इंडिया की उस टाइम टेंशन बढ़ती गई तो उस टाइम इंडिया जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उसमें बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होगी कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जो यूनाइटेड नेशन की, उसकी जो परमानेंट मेंबर्स हैं जो 5 ममालिक हैं, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया और अमेरिका, वो सब एक्टिव थे। और क्या वजह क्या थी, यानी कि वो पाकिस्तान के बारे में इस झड़पों पर इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बाकी जगहों पर क्यों नहीं हो जाते? उसकी वजह हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। उन्हें ये था कि अगर ये टेंशन बढ़ती है तो जो भी इस लड़ाई में हारेगा वो दूसरे पर
अटैक कर सकता है, वो कोई न्यूक्स चला सकता है। तो इसलिए वो सारे इन्वॉल्व हो जाते थे। तो लिहाजा ये है कि मैं जैसे आपको पहले भी बात कर रहा था कि यही न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके बारे में हम आमतौर पे उल्टे सीधे एक बातें तो करते रहते हैं, लेकिन ये है कि हमारी सिक्योरिटी के हवाले से हमारी हिफाजत का यही ज़ामन है। तो नाज़रीन, मैंने सोचा कि आज 27 फरवरी है और 7 साल गुजर गए हैं, तो चलें ज़रा एक माजी की ओर आग पलट कर देखें कि उस टाइम क्या क्या हो रहा था। और आज बैठे हुए हमें उस टाइम का बड़ा इशू लग रहा था, उसके बाद से हमने कई इश्यूज़ देखे हैं, तो हम काफ़ी माशाल्लाह रिज़िलियंट कौम है। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।